Hello everyone, welcome to Elite Gurukul. Myself Vipul sir and I am going to teach you today Biology 11th Standard Science Stream. So let's start. In the last lecture हमने देखा था कि सेल के बारे में स्टडी किया था हमने, सेल के शेप के बारे में, सेल के साइज के बारे में और सेल थ्योरी देखा था हमने और छोटा सा एक कंसेप्ट देखा था, टॉपिक देखा था जो कि है टोटिपोटेंसी के बारे में देखा था। अब इस लेक्चर में हम लोग इसी चैप्टर नंबर 5 जो सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें हम लोग नया टॉपिक देखेंगे जो कि है काइंड्स ऑफ सेल्स। काइंड्स ऑफ सेल्स मतलब सेल्स के टाइप। अभी हमने देखा कि सेल के टाइप तो बहुत सारे सेल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, बट यहाँ पे हम एक बेसिस लेकर चलेंगे, एक आधार लेकर चलेंगे, जैसे कि सेल को ऑन द बेसिस ऑफ, सेल को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल को। सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको वो बाउंड्री, यानी कि वो जेनेटिक मटेरियल बाउंड है कि नहीं है। तो अगर वो सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो बाउंडेड नहीं है, यानी कि उसको कोई बाउंड्री नहीं है, तो उस वैसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। इनमें जेनेटिक मटेरियल को कोई बाउंड्री नहीं होती है, और जिस सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल को बाउंड्री होती है, बाउंडेड होता है, उसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। तो सेल्स को मैं दो टाइप में डिवाइड कर सकता हूं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर बाउंडेड और नॉट। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये वाले, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है प्रिमिटिव सेल्स होते हैं, प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स हैं, और ये जो यूकैरियोटिक सेल्स है वो एडवांस्ड टाइप ऑफ सेल्स है। ठीक है, तो देखो डायग्राम में देख सकते हैं हम लोग, दिस इज प्रोकैरियोटिक सेल्स, ये एक बैक्टीरिया का बैक्टीरियल सेल है, और ये है यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जो पर्पल, ये जो है वो जेनेटिक मटेरियल है इसमें, और ये जेनेटिक मटेरियल कोई भी जेनेटिक मटेरियल बाउंडेड नहीं है, यानी कि उसको कोई बाउंड्री नहीं है। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। और अगर आप यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो एक बाउंडेड है, जहाँ पे जैसे ब्लू लाइन जो दिख रही है आपको वो बाउंडेड, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है उसको बाउंड्री है, वो एक ऑर्गेनल के अंदर है। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियस कहते हैं। मतलब जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे बाउंडेड है, यहाँ पे बाउंडेड नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, ऐसे सेल्स के दो टाइप बता सकते हैं, ये प्रिमिटिव है, ये एडवांस्ड टाइप ऑफ है। इसमें एक और इनका, ये दो टाइप के जो सेल्स हैं, इसमें एक और रीजन है इसका कि इसमें जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मतलब वो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, ये सब ऑर्गेनल्स आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेंगे, हालांकि वो यूकैरियोटिक सेल्स में आपको दिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये ब्लू कलर का आपको जो दिख रहा है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे ब्राउनिश कलर का जो है छोटा सा आपको दिख रहा है गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इस तरह से तो ये आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो आज हम लेक्चर में इन्हीं दो सेल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम लोग पहले स्टडी करेंगे और फिर यूकैरियोटिक सेल्स को स्टडी करेंगे। आज हम प्रोकैरियोटिक सेल्स को मोर डिटेल में स्टडी करेंगे, देखो। ठीक है, सो स्टार्ट विथ प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स का हमने डायग्राम देखा, एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये है प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक बैक्टीरिया का डायग्राम है, उसको मैंने पूरा ओपन करके रखा है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, और ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स को स्टडी करना है, तो एक प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या क्या होता है, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा, मतलब कैसा स्ट्रक्चरली कैसा बना हुआ है, तो उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो सेल एनवेलप, फिर हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, फिर हम देखेंगे राइबोसोम्स के बारे में, फिर हम जेनेटिक मटेरियल देखेंगे उसका कैसा होता है, क्या होता है, और लास्ट में प्लाज्मिड्स के बारे में देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स को पूरा अगर स्टडी करना है तो ये 5 टॉपिक को हमें डीपली क्या करना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा, तभी जाके हम पूरा प्रोकैरियोटिक सेल्स को समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल एनवेलप के साथ। ठीक है, चलो सेल एनवेलप। सेल एनवेलप, सेल मतलब जो एक सेल है, एनवेलप मतलब कवरिंग, एक सेल को जो कवरिंग होती है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेल एनवेलप। और ये सेल एनवेलप प्रोकैरियोटिक सेल्स में कैसा होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल एनवेलप है वो 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर है। उसमें कितने लेयर होते हैं, 3 लेयर होते हैं। बाहर से अंदर की तरफ आता हूं, आउटर से इनर की तरफ आता हूं, तो आउटर जो होता है ग्लाइकोकैलिक्स होता है, मिडल में सेल वॉल होती है, और इनर में सेल मेम्ब्रेन होता
है। तो जैसे मैंने बताया कि सेल एनवेलप जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में 3 लेयर्ड होती है। तो आउटर लेयर जो है वो ये ग्लाइकोकैलिक्स है, मिडल लेयर जो है सेल वॉल है, और इनर लेयर जो होती है सेल मेम्ब्रेन। तो इन तीनों को ही हम लोग पहले क्या करते हैं, स्टडी करते हैं एक एक करके। तो ये जो पहले ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में बात करते हैं, डायग्राम में देख सकते हो आप लोग। तो हाँ, डायग्राम देखो, तीनों लेयर दिख रही है। ये जो लेयर है ये वाली, ये आपकी ग्लाइकोकैलिक्स है, आउटर लेयर। बीच में जो ये ब्राउन चॉकलेटी जो लेयर दिख रही है ये सेल वॉल है, और येलोइश कलर की जो आपको ये लेयर दिख रही है वो है आपकी सेल मेम्ब्रेन। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, समझा। तो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स जो है, ठीक है, सबसे बाहर वाली आउटर लेयर, एक ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो 2 टाइप की हो सकती है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। कैप्सूल अगर होगा तो वो टफ होगी, और स्लाइम लेयर होगा तो वो लूज होगी, लूज शीट की बनी होगी, बहुत मतलब स्मूथ रहेगी। ठीक है, समझ में आया। तो ये छोटा सा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में था। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल वॉल के बारे में। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल वॉल होता है, ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल जो है, इस सेल वॉल के कंपोजिशन की वजह से ही प्रोकैरियोटिक सेल यानी जो बैक्टीरिया है उसके 2 टाइप पड़ गए हैं। आपने सुना रहेगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। हाँ, तो बैक्टीरिया को 2 टाइप में ये जो डिवाइड किया गया है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल किया गया है। मतलब उन दोनों, मतलब बैक्टीरिया में सेल वॉल के कंपोजिशन के हिसाब से ये बैक्टीरिया को 2 टाइप में डिवाइड किया है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। देखो ये डायग्राम, समझा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ऐसा क्या होता है सेल वॉल में, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल में ऐसा क्या होता है, तो उसी का डिफरेंस यहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं। देखो, तो पहले हम देखते हैं ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का अगर मैं ये नीचे जो आपको दिया है ये सेल मेम्ब्रेन है, जो 3rd लेयर है दिखाई ना हमने, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर यहां से लेकर यहाँ ऊपर तक ये पूरा क्या है, सेल वॉल है। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव का देख सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव में आपको यहाँ लिखा है थिक आउटर लेयर, किसकी बनी हुई है वो थिक आउटर लेयर, पेप्टिडोग्लाइकन। ये एक पॉलीसेकेराइड है। पेप्टिडोग्लाइकन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और वो उसमें बहुत सारी लेयर्स, पेप्टिडोग्लाइकन की बहुत सारी लेयर, थिक लेयर हो, बहुत सारी लेयर में जमा हो जाती है और एक थिक लेयर बन जाती है, समझा। तो और तो फिर ग्राम नेगेटिव में क्या होता है, ग्राम नेगेटिव में भी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है, बट वो थिन होती है एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव जिसमें थिक लेयर है। ठीक है, बट इस पेप्टिडोग्लाइकन की ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, जैसे इनर मेम्ब्रेन है वैसे ही ऊपर एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। उस आउटर मेम्ब्रेन के साथ एक लिपोपॉलीसेकेराइड अटैच मॉलिक्यूल अटैच रहता है, समझा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि जो पेप्टिडोग्लाइकन है, ठीक है, ये पेप्टिडोग्लाइकन और ये इनर मेम्ब्रेन, और ये पेप्टिडोग्लाइकन एंड आउटर मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में यहाँ पर ब्लू कलर का एक स्पेस दिख रहा है आपको। ये स्पेस को क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिप्लाज्म। ठीक है, पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की थिन लेयर और आउटर मेम्ब्रेन के साथ लिपोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल अटैच रहता है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, पेप्टिडोग्लाइकन की थिक आउटर लेयर होती है। बस यही जो है मेन डिफरेंस है यहाँ पर। और इनको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया नाम क्यों बोला गया, क्योंकि अगर हमें बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करना है तो हमें उसकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। तो ये स्टेनिंग मेथड जो है, ये स्टेनिंग मेथड हमको एक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था, जिसका नाम है, ये डेनिश साइंटिस्ट था, डेनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ग्राम, जिसको आज हम ग्राम स्टेनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये नाम जो पड़ा है वो इन्हीं ग्राम स्टेनिंग की वजह से ही उनका नाम अलग अलग पड़ा है। तो देखो मैं समराइज कर देता हूँ इस पूरे टॉपिक को कि मोस्ट बैक्टीरिया कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाई, मतलब ज्यादातर बैक्टीरिया को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है हैव सेल वॉल्स कंपोज्ड ऑफ, उनमें जो सेल वॉल होती है वो कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर्स ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, उसमें ये जो पेप्टिडोग्लाइकन की क्या होती है, थिक लेयर होती है। और जो ग्राम पॉजिटिव सेल्स जो है वो स्टेन पर्पल, ठीक है, व्हेन सब्जेक्टेड टू अ ग्राम स्टेन प्रोसीजर, मतलब जब इस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के ऊपर मैं जब ग्राम स्टेनिंग करता हूं, ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है मुझे कैसे दिखते हैं, पर्पल दिखेंगे। कैसे दिखेंगे आपको, पर्पलिश दिखेंगे। ठीक है, और अगर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव सेल वॉल्स विद थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, उनमें जो पेप्टिडोग्लाइकन की जो लेयर होती है वो थिन होती है। द सेल वॉल आल्सो इंक्लूड्स एन आउटर मेम्ब्रेन, और उस सेल वॉल में ये आउटर मेम्ब्रेन भी यहाँ पर ऊपर होती है।
ठीक है, विथ लिपोपॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल अटैच टू इट, ठीक है। तो यही दो आपको डिफरेंस है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। अब जो अभी यहाँ जैसे हमने देखा कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ग्राम स्ट्रेन डालता हूँ तो वो पर्पल हो जाता है, ठीक है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे अगर ग्राम स्ट्रेन डालेंगे तो कौन सा कलर हो जाएगा, कौन सा स्टेन ले लेगा, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेन पिंक व्हेन सब्जेक्टेड टू ग्राम स्टेन प्रोसीजर। तो वो कैसे हो जाते हैं, पिंकिश हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो यही जो है वो सेल वॉल का प्रोकैरियोटिक सेल में यानी बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है, एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्लियर हुआ, कंसेप्ट समझा आपको ये, ठीक है। अब देखते हैं अगला जो है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये जो नीचे जो आपको दिखाई दे रहे थे मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, सेल मेम्ब्रेन जो है बायलेयर शीट होती है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, बायलेयर शीट, और उसकी ये जो अगर हम देख सकते हैं ये एक लेयर है और ये नीचे एक लेयर है पूरी, ऊपर एक लेयर नीचे दूसरी लेयर, ठीक है। तो ये जो बायलेयर शीट है, अब जो समझो एक लेयर की बात करता हूँ, तो एक लेयर जो है आपको इस सेल मेम्ब्रेन की एक लेयर किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है, फॉस्फोलिपिड। तो ये जो एक फॉस्फोलिपिड का आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया है मैंने, एक फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, तो ऊपर हाइड्रोजन होता है, ये पूरा हाइड्रोजन है, और नीचे दो टेल होती है, एक ये वाली और एक ये वाली, आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे बहुत सारे फॉस्फोलिपिड अटैच हो जाते तो एक लेयर बन जाती है, तो ऐसी एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, ऐसी बायलेयर मिलके क्या बनता है, आपका सेल मेम्ब्रेन बनता है। किसका, प्रोकैरियोटिक सेल्स का, एक्चुअली आपका नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल्स का सेल मेम्ब्रेन बनता है। समझा, क्लियर है। तो ये जो पूरा जो हमने अभी डिस्कस किया वो सेल एनवेलप के बारे में था। सेल एनवेलप जो है वो समरी कर लेते हैं। सेल एनवेलप जो है वो 3 लेयर्स स्ट्रक्चर है। जैसे पहला आउटर लेयर जो ग्लाइकोकैलिक्स होता है, मिडल लेयर सेल वॉल होती है, और इनर वॉल जो है इनर मेम्ब्रेन, इनर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो ये तीनों मिलके प्रोकैरियोटिक सेल को क्या देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, प्रोटेक्शन के देते हैं, ठीक है। ये सारे स्ट्रक्चर उनको क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं सेल को, और उसको स्ट्रेंथ देते हैं। समझा। तो ये था सेल एनवेलप के बारे में। अब हम आते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है, तो ये पहले लोकेशन इसका हम कहाँ मिलता है, पहले ये पता करेंगे। तो लोकेशन क्या है इसका, तो इनर टू द सेल मेम्ब्रेन। अभी हमने जो बाहर से सेल एनवेलप में देखा कि आउटर में ग्लाइकोकैलिक्स है, मिडल सेल वॉल, और फिर सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता हूं तो पूरा जो होता है वो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इनर टू सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, और ये जो है साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेमी फ्लूइड, इसमें एक लिक्विड जेली लाइक लिक्विड मटेरियल फिल्ड होता है, ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं, और इसी जेली लाइक मटेरियल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब पड़े हुए रहते हैं, जिसकी मदद से एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या करता है, सेल्यूलर एक्टिविटीज करता है लाइफ को जिंदा रखने के लिए। बट अब इन प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में आप देख सकते हो कि कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आपको नहीं मिलेगा, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये सब आपको नहीं मिलेंगे। बट फिर भी कुछ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे इस प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जो कि ये है। पहला जो है वो मेसोसोम्स, दूसरा है क्रोमेटोफोर्स, तीसरा है इंक्लूजन बॉडीज, ठीक है। तो इन तीनों को हम लोग थोड़ा यहाँ पे स्टडी करते हैं। मेसोसोम्स क्या होते हैं पहले ये देखते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो आप लोग, मेसोसोम्स, ये देखो ये वाला जो है मेसोसोम्स है। मेसोसोम्स एक्चुअली है क्या, तो जो इनर मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी उसका ही एक्सटेंशन, ठीक है, उनका एक्सटेंशन होके फोल्डिंग हो जाना, एक्सटेंशन होके, डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पर देखो, एक्सटेंड होके ये क्या हो गया, फोल्ड हो गया है, क्या हो गया है, फोल्ड हो गया है। तो एक्सटेंशन इन फोल्डिंग जो होती है यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, मेसोसोम्स कहते हैं। और ये मेसोसोम्स का काम क्या है, तो मेसोसोम्स हेल्प्स इन सेल वॉल फॉर्मेशन। तो मेसोसोम की हेल्प से सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प होती है, जो सेल वॉल है उसके फॉर्मेशन में हेल्प होती है, और डीएनए रेप्लिकेशन में भी ये हेल्प करता है। डीएनए रेप्लिकेशन थोड़ा सा अलग टॉपिक है, जब हम लोग आगे आगे तो देखेंगे, ठीक है। और तो ये मेसोसोम के बारे में था। अब अगला जो है वो क्रोमैटोफोर्स। अगला क्या है, क्रोमैटोफोर्स। क्रोमैटोफोर्स जो ये जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ये आपको सिर्फ उन बैक्टीरिया में दिखेगा जो बैक्टीरिया अपना खाना यानी अपना फूड खुद प्रिपेयर करते होंगे, जैसे कि मतलब तो जो ऑटोट्रोफ्स होंगे, ठीक है, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया जो होंगे उनके ही सेल में आपको ये क्रोमैटोफोर नाम का मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ठीक है। तो ये क्रोमैटोफोर्स भी कुछ ऐसा ही होता है, इसमें भी ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो
एक्सटेंड होकर इनफोल्ड हो जाती है, और इनके जो इनफोल्डिंग में आपको क्या मिलेंगे, पिगमेंट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, पिगमेंट्स अटैच रहते हैं इनके साथ। तो ये पिगमेंट्स कौन से होते हैं, तो बैक्टीरियो क्लोरोफिल होते हैं, बैक्टीरियो फियोफाइटिन होते हैं, और कैरोटिनॉइड्स होते हैं। ये सारे पिगमेंट्स हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए। फोटोसिंथेसिस मतलब आपको पता है कि अपना खाना खुद प्रिपेयर करना, अपना फूड खुद प्रिपेयर करना। तो ये क्रोमेटोफोर्स जो है वो ऐसे बैक्टीरिया में मिलेंगे, ऐसे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया, फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। समझ में आया? तो क्रोमेटोफोर उनमें ही मिलेंगे, सिर्फ हेटेरोट्रोफ में आपको ये क्रोमेटोफोर्स नहीं मिलेंगे। अगला जो साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है वो है इंक्लूजन बॉडीज। ठीक है, इंक्लूजन बॉडी से देखो कुछ इस तरह से आपको सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में पड़ी हुई दिखाई देगी। जैसे कि यहाँ पे देखो ये रही। एक्चुअली इंक्लूजन बॉडीज है क्या, तो इंक्लूजन बॉडीज जो है वो स्टोरेज मटेरियल है, बैगेज स्टोरेज मटेरियल। ठीक है, मतलब इसमें कुछ न कुछ स्टोर किया जाएगा। ठीक है, इससे स्टोरेज ग्रैन्यूल्स, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म में फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये जो इंक्लूजन बॉडी है बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में दो टाइप की होती है, ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज एंड इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज। अब ऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज में क्या स्टोर होगा, तो ऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर होगा, जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज जो होगी उसमें क्या स्टोर होगा, इनऑर्गेनिक मटेरियल स्टोर होंगे, जैसे कि फॉस्फोरस, सल्फर। इसलिए उनको हम लोग क्या बोलेंगे, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, सल्फर ग्रेन्यूल्स, स्टार्च ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इस तरह से इंक्लूजन बॉडीज क्या करती है, मटेरियल को स्टोर करके रखती है। ठीक है, तो ये जो है साइटोप्लाज्म के बारे में हमने थोड़ा सा स्टडी किया कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, जो कि है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स के बारे में आपने थोड़ा सा 10th में स्टडी किया रहेगा। 10th में जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें हम लोग ने प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ा था। प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है सेल के अंदर, वो 2 स्टेप में होता है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो विदाउट राइबोसोम्स नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम ही है जो ट्रांसलेट करता है mRNA को और क्या बनाता है, प्रोटीन्स बनाता है। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो एक्चुअली 2 सब यूनिट मिलकर बनते हैं, एक लार्ज सब यूनिट, एक स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट जब एक साथ आएंगे तभी जाके प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि ट्रांसलेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो आप डायग्राम देख सकते हो कि ये जो छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं आपको, एकदम डार्क ब्लू कलर की, ये रहा, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सब ग्रेन्यूल्स जो है वो सब राइबोसोम्स हैं। ठीक है, वो सब क्या है, राइबोसोम्स हैं। ठीक है, तो देखो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राइबोसोम्स आर डेंस पार्टिकल। ठीक है, आपको एक डेंस पार्टिकल की तरह दिखेंगे। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि राइबोसोम जो है वो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट मिलकर जब साथ में आ जाएंगे तब जाके वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वरना वो फ्रीली अलग अलग सब यूनिट पड़े हुए रहते हैं। तो बैक्टीरियाज में यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S टाइप का होता है। कौन सा टाइप का होता है, 70S टाइप, कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट, और उसमें 2 सब यूनिट होते हैं। 70S टाइप का अगर राइबोसोम्स बन रहा है जो प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, उसमें 2 सब यूनिट जुड़े हुए रहते हैं, जो कि 50S लार्ज सब यूनिट एंड 30S स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो लार्ज सब यूनिट 50S का होगा और स्मॉल सब यूनिट 30S का होगा। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना मैथमेटिकली कि 50S लार्ज है और 30S स्मॉल है, 50 + 30 80 होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो मिक्स होने के बाद क्या हो रहा है, 70 हो रहा है। तो यहाँ पर ये जो मैक्स यहाँ पे अप्लाई मत करो। यहाँ पर जो है ये राइबोसोम का जो है, यहाँ पीछे जो S दिया है वो S क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट है। S क्या है, स्वीडबर्ग यूनिट है। सेडिमेंटेशन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं। ठीक है, मतलब राइबोसोम का सेडिमेंटेशन रेट हम स्वीडबर्ग यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, समझा? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो होता है वो 70S टाइप का होता है अगर वो दोनों कंबाइंड है। अगर दोनों सेपरेट है तो लार्ज वाला 50S और स्मॉल वाला 30S। ठीक है, और इनका फंक्शन जो है वो है प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। किसमें होता है, प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। तो ये जो था राइबोसोम्स के बारे में, मतलब राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब हम आते हैं जेनेटिक मटेरियल पे। किस पे आते हैं, जेनेटिक मटेरियल। तो देखो हमने देखा था, हमने बताया स्टार्टिंग में ही बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स को डिफरेंशिएट इसी बेसिस पे किया गया है, जेनेटिक मटेरियल को बाउंडेड है कि नहीं है।
तो यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल बाउंडेड होता नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं एक जगह पर क्या होगा, वो पड़ा हुआ रहेगा। तो डायग्राम में देख सकते हो, ये जो आपको ये जो ये जो सर्कुलर कुछ दिख रहा है आपको ऑरेंजिश, ठीक है, पिंकिश, ये पूरा है जेनेटिक मटेरियल किसका, इस प्रोकैरियोटिक सेल्स का। तो यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो यहाँ के रीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड रीजन कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड रीजन, ठीक है। तो देखो, डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, ठीक है, पहले बता दिया कि इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस इसमें नहीं होगा। इसमें जेनेटिक मटेरियल में लॉन्ग होगा, जेनेटिक मटेरियल जो है वो लॉन्ग, हाईली कॉइल्ड, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होगा, डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड होगा, एंड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम। क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम और न्यूक्लियोइड कहते हैं इसको, ठीक है। तो इस प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम कैसा होता है, तो लॉन्ग होता है, हाईली कॉइल्ड, डबल स्ट्रैंडेड होता है और सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। तो ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और इसको कोई मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन। और जहां पर ये रहेगा पूरे साइटोप्लाज्म में, जहां पर ये स्टोर पड़ा हुआ रहेगा या मिलेगा आपको, उस रीजन को, जिस रीजन में मिलेगा आपको, उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। समझा। तो ये जेनेटिक मटेरियल के बारे में था प्रोकैरियोटिक सेल्स के। अब आते हैं हम लोग प्लाज्मिड्स के ऊपर, ठीक है। तो देखो प्लाज्मिड्स क्या होता है, ठीक है। अब डायग्राम में देख सकते हो, ये जो सर्कुलर ग्रीन रिंग दिख रही है आपको, ये है प्लाज्मिड डीएनए। ये क्या है, प्लाज्मिड एक्चुअली क्या है, डीएनए ही है, ठीक है। ग्रीन कलर का आपको सर्कुलर जो दिख रहा है वो प्लाज्मिड है। इसका क्या फंक्शन है, तो देखो प्लाज्मिड्स जो होते हैं, ये प्लाज्मिड जो होते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। मतलब अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम था, न्यूक्लियोइड रीजन में जो क्रोमोसोम है वो एक्चुअल बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, बट इसके साथ साथ एक्स्ट्रा भी एक डीएनए रहेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। और ये जो होता है बहुत स्मॉल होता है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, खुद ही रेप्लिकेट होता है, जेरोक्स होता है, सर्कुलर डीएनए होगा। और कैसा होगा, सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन मेनी बैक्टीरिया, और बहुत सारे बैक्टीरिया में आपको ये मिलेगा प्लाज्मिड, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए देने प्रोकैरियोटिक सेल्स में होने का फायदा क्या है, तो उनका फंक्शन ये है कि ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है ये पजेस सम जीन्स, ठीक है। इसमें कुछ जीन्स होंगे और इस जीन की हेल्प से क्या इसका क्या फंक्शन होगा, जीन्स फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबायोटिक्स। मतलब ये बैक्टीरिया को हम मारने के लिए एंटीबायोटिक्स छोड़ते हैं, बट ये इस बैक्टीरिया के अंदर अगर वो प्लाज्मिड है जिसके अंदर वो जीन है, वो जीन की हेल्प से वो उस एंटीबायोटिक से लड़ लेगा, रेजिस्टेंस कर लेगा, ठीक है। मतलब उस बैक्टीरिया को कोई अगर वो एंटीबायोटिक दिया तो उसको कुछ फर्क पड़ने, वो मरने वाला नहीं है। अगर उस बैक्टीरिया के अंदर वो प्लाज्मिड नहीं है तब वो बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक की हेल्प से मर जाएगा, ठीक है। तो ये जो कुछ मिनी बैक्टीरिया, कुछ बहुत सारे बैक्टीरिया में अगर आपको ये प्लाज्मिड मिल रहा है, मतलब वो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है वो अलग अलग एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेजिस्टेंट, क्योंकि उनके अंदर वो जीन्स होते हैं और जीन्स की हेल्प से वो उस एंटीबायोटिक से लड़ लेते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये जो पूरा हमने भी पढ़ा, पूरा प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उसका स्ट्रक्चर हमने देखा पूरा, सेल एनवेलप, साइटोप्लाज्म के बारे में, उनके राइबोसोम्स के बारे में, जेनेटिक मटेरियल के बारे में, प्लाज्मिड्स के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेल पे जो कि है यूकैरियोटिक सेल्स। जो कि कौन सा सेल्स है, वो यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल्स कुछ इस तरह से दिखता है, ठीक है। तो इसमें बराबर सेंटर में आपको, बराबर सेंटर नहीं बोल सकते, नियरली सेंटर में आपको एक न्यूक्लियस मिलेगा, ठीक है। न्यूक्लियस के आजू बाजू बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा, ये माइटोकॉन्ड्रियंस रहेंगे, फिर ये गोल्गी बॉडीज रहेंगे, लाइसोसोम्स रहेंगे, ठीक है। इस तरह से आपको बहुत सारे लाइसोसोम, ये रहा, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं, तो देखो डेफिनेशन, सेल्स इन विच द न्यूक्लियस हैज अ डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नोन एज यूकैरियोटिक सेल्स। मतलब ऐसा सेल्स जिसका न्यूक्लियस को एक डेफिनाइट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, मतलब जेनेटिक मटेरियल जहां पे स्टोर होगा, ठीक है, उसके आजू बाजू एक मेम्ब्रेन होगी, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। ऐसे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। देखो द यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ डिफरेंट शेप। सीधी सी बात है, यूकैरियोटिक सेल्स जो है जितने भी हैं उनको अलग अलग शेप होते हैं, साइज के होते हैं, उनकी सबकी फिजियोलॉजी अलग अलग होती है, बट ऑल द सेल्स आर टिपिकली कंपोज्ड। बट अगर जनरली हम सारे सेल्स को देखें यूकैरियोटिक सेल्स के,
तो उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, उनमें साइटोप्लाज्म होगा, उनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स हो गए जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एक्सेट्रा, ये सब मिलेंगे आपको, और एक ट्रू न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, ये सब में कॉमन रहेगा। समझ में आया? बट यूकैरियोटिक सेल्स अलग अलग शेप के हो सकते हैं, अलग अलग साइज, फिजियोलॉजी सबकी हो सकती है, बट ये सारी चीजें जो उसमें कॉमन होगी ही होगी। तो ये यूकैरियोटिक सेल आपको कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने मिलते हैं, तो उसका एग्जांपल है तो प्रोटिस्ट के जो सेल्स ऑफ प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, तो फंगाई के, एनिमल्स के, प्लांट के सेल्स और प्रोटिस्ट के सेल्स जो हैं वो यूकैरियोटिक टाइप के सेल्स होते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोट्स का जो डिटेल है हम लोग थोड़ा एक एक करके, ठीक है, इस यूकैरियोटिक सेल्स को हम लोग पूरा इनके सारे सेल ऑर्गेनल्स, इनके ये सब हम एक एक करके डीपली क्या करेंगे, स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो वो आप डाउट हमें कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो, तो मैं आपको वहाँ पे आपके डाउट का मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर करो, और हमारे चैनल एलीट गुरुकुल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो इस तरीके से कुछ बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो आप इस बेल आइकन पे क्लिक करोगे तो आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, ताकि हम हमारे लेटेस्ट वीडियो देख सको। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।